बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर गाइड एफटीवी में आज जो है हम देखेंगे बेसिक सी लैंग्वेज के बारे में। इसमें हम देखेंगे प्रोग्राम कैसे राइट किया जाता है, कौन कौन से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं और इंट्रोडक्शंस देखेंगे हम सी लैंग्वेज का और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर। लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है, एक ऐसी ज़बान है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, डेवलप करते हैं। दे प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू राइट अ प्रोग्रामिंग कोड इन आ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी कोड को सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉलोइंग आर द मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे हमारे पास कुछ मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि दर्ज झैल हैं। नंबर 1 पे मशीन लैंग्वेज है, नंबर 2 पे लो लेवल लैंग्वेज है, नंबर 3 पे हाई लेवल लैंग्वेज है। अगर देखा जाए तो मशीन लैंग्वेज जो है वो एक फर्दर पार्ट है लो लेवल लैंग्वेज का। वैसे बेसिकली तो दो इसकी टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेजेस आ जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसको सेपरेट करके बयान किया गया है कि मशीन लैंग्वेज को अलहदा बयान किया जाएगा, लो लेवल लैंग्वेज को अलग से और हाई लेवल लैंग्वेज को अलहदा से। सबसे पहले नंबर पे यही आता है कि मशीन लैंग्वेज क्या है। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की अपनी ज़बान है, जिसको कंप्यूटर आसानी के साथ समझ सकता है। इंसान इसको सही मानों में नहीं समझ सकता, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर की जो अपनी ज़बान है वो बाइनरी ज़बान है। बाइनरी से मुराद ज़ीरो और वन है। ज़ीरो से मुराद ऑफ है और वन से मुराद वन, और ऑन से मुराद जो है हमारे पास वन है। इस तरीके से ज़ीरो से मुराद जो हमारे पास जो है वो फॉल्स है, और वन से मुराद जो है वो हमारे पास ट्रू भी है। मशीन लैंग्वेज इज़ अ फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल का मतलब बुनियादी लैंग्वेज है कंप्यूटर की, जो अपनी ज़बान है। देखिए, हम इंसान हैं, हम इंसान कंप्यूटर की ज़बान को नहीं समझते और कंप्यूटर जो है वो हमारी ज़बान को नहीं समझता। कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज़ रिटन इन बाइनरी कोड, जैसा कि ज़ीरो और वन है हमारे पास। द कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग एनी ट्रांसलेट प्रोग्राम। क्योंकि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की अपनी ज़बान है, इसको कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी अपनी ज़बान उर्दू है, तो मैं उर्दू को डायरेक्ट समझूंगा। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश मुझे आसानी से समझ नहीं आएगी, मुझे ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे कुछ ना कुछ ऐसे ट्रांसलेटर चाहिए होंगे जिसकी मदद से मैं इंग्लिश को आसानी से समझ सकूं। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश पढ़नी है, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसलेटर यूज़ करूँगा। ट्रांसलेटर से मुराद क्या हो सकता है, मैं कोई हेल्पिंग बुक लूँगा जिसकी मदद से मैं उन सेंटेंसेस को, उन फ़िक्रात को, उन लेसन को समझ के अपने जो भी काम है उसको सोल्व करूँगा। इस तरीके से जो कंप्यूटर जो है वो भी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे इंसान की लैंग्वेज है उसको नहीं समझता, तो वो क्या करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसलेटर यूज़ करता है, ताकि जो इंसान का अपना एक कोई प्रोग्राम है जो अपनी लैंग्वेज में वो राइट करता है, ताकि वो आसानी के साथ जो है उसको ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में ईज़िली खुद समझ सके। जब उसकी अपनी ज़बान होगी मशीन लैंग्वेज, तो उसको समझने के लिए किसी दूसरी ज़बान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि मशीन लैंग्वेज जो है ये एक नेटिव लैंग्वेज है, इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, बुनियादी लैंग्वेज है कंप्यूटर की। द मेन एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज इज़ वेरी फास्ट इन एग्जीक्यूशन। मेन इसका जो एडवांटेज जो है, इसका फ़ायदा जो है, बेनिफिट जो है वो यही है, कोई भी हमारा प्रोग्राम है वो तेज़ी के साथ एग्जीक्यूट हो जाता है। अब तेज़ी के साथ एग्जीक्यूट क्यों होता है, तो साफ ज़रा मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की अपनी ज़बान है, तो कंप्यूटर अपनी ज़बान को जल्दी समझेगा। अगर वो ज़बान कंप्यूटर की ना हो, इंसान की ज़बान हो, तो वो ज़बान को जल्दी तो नहीं समझ सकेगा। तो वो क्या करेगा, ट्रांसलेटर यूज़ करेगा। ट्रांसलेटर यूज़ करने के बाद जो है वो उस ज़बान को क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो उसकी बदौलत जो है उसमें उसको टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इस वजह से मशीन लैंग्वेज में उसे टाइम ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा।
इट्स इंस्ट्रक्शन आर डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। वही बात, जो इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन राइट की जाते हैं उसको कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है, उससे किसी भी अलहदा से ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल, अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इन मशीन डिपेंडेंट। कोई एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं और लिखते भी मशीन डिपेंडेंट है, तो प्रोग्राम रिटन इन वन कंप्यूटर कैन नॉट बी रन टू अनदर कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में एक प्रोग्राम हम बनाएंगे तो वो दूसरे कंप्यूटर में रन नहीं होगा। उसकी वजह यही है कि वो मशीन डिपेंडेंट है। ये दो चीज़ें मेन है, मशीन एक डिपेंडेंट होता है, एक मशीन इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब है आज़ाद, और डिपेंडेंट का मतलब जो है वो हमारे पास होता है किसी के ऊपर इंसार करना। इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम है, हम क्या करते हैं उसको किसी एक कंप्यूटर के ऊपर बनाते हैं, बनाने के बाद उसको ईज़िली जो है हम किसी दूसरे कंप्यूटर पर भी उसको चला सकते हैं, तो इट मीन्स ये मशीन इंडिपेंडेंट है। अगर कोई एक प्रोग्राम जो है वो एक सिस्टम पे चलता है, दूसरे सिस्टम पे वो नहीं चलता, एग्जीक्यूट नहीं होता, तो इट मीन्स ये क्या है, मशीन डिपेंडेंट है। उसके बाद जी सेकंड डिसएडवांटेज इन दिस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट एंड अंडरस्टैंड द कोड ऑफ मशीन लैंग्वेज। दूसरा इसका नुकसान जो है वो ये है हमारे लिए, क्योंकि इसको हम आसानी के साथ हम तो नहीं समझ सकते, इसकी कोड को याद रखना बहुत मुश्किल होता है, समझना भी बहुत मुश्किल होता है, और राइट करना भी बहुत पेचीदा काम है बानिस्बत हाई लेवल लैंग्वेज के। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज जो है ये एक कंप्यूटर की अपनी ज़बान है, जिसमें कंप्यूटर आसानी के साथ इसको एग्जीक्यूट करता है, आसानी के साथ समझता है बानिस्बत दूसरी लैंग्वेजेस के। उसके बाद जो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज आ जाता है। वैसे देखा जाए तो लो लेवल लैंग्वेज ही यही हमारे पास जो है मशीन लैंग्वेज ही होती है। द लो लेवल लैंग्वेज वाज डिवेल्प टू रिप्लेस मशीन कोड बाय सेट ऑफ सिंबल। लो लेवल लैंग्वेज में ये होता है कि जो हम मशीन लैंग्वेज में जो हम बैनरी सिस्टम राइट करते हैं 0 1 को, तो यहाँ पे हम बैनरी सिस्टम्स को राइट नहीं करते, उसकी जगह पे हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं which are more meaningful as compared to machine code as could easily be handled by programmer। जिसको प्रोग्रामर जो है वो easily हैंडल कर सकता है, आसानी के साथ जो है समझ सकता है बानिस्बत मशीन लैंग्वेज के या मशीन कोड के। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले हम इसके फ़ायदे देख लेते हैं, क्या हमें फ़ायदा मिल सकता है। लो लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर इजी टू राइट एज़ कम्पेयर टू मशीन कोड। लो लेवल में कोई भी प्रोग्राम है, हम बानिस्बत की बात की जा रही है मशीन लैंग्वेज के, हम आसानी से इसको राइट कर सकते हैं, लेकिन इसको राइट करना फिर भी मतलब कि पेचीदा काम होगा, आसान काम नहीं होगा। The use of mnemonics codes makes it easy to understand and modify। मतलब कि इसमें हम कोड जो है वो निमोनैक्स की मदद से राइट कर सकते हैं। निमोनैक्स जो होता है ये ख़ास किस्म के सिंबल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं बैनरी फॉर्म की जगह पे, 0 1 की जगह पे हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं। वो सिंबल्स भी सेम इंग्लिश के तरह वर्ड्स की तरह होते हैं, जिसको समझना और राइट करना आसान हो जाता है। We can control hardware components through assembly language instruction। मतलब कि जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं हम उनको असेंबली लैंग्वेज की मदद से आसानी से मतलब कि कंट्रोल कर सकते हैं। और असेंबली लैंग्वेज से मुराद हमारे पास वही सिंबल्स हैं जो हम लो लेवल लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। द प्रोग्राम ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज़ मशीन डिपेंडेंट। मतलब जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज का होता है वो भी डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट अभी हमने राइट किया, अभी हमने पढ़ा, अभी हमने समझा प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, तो इसमें यही बात बताई गई है कि डिपेंडेंट का मतलब यही है कि कोई भी एक प्रोग्राम है आपने किसी एक सिस्टम पे बनाया है, आप उसको दूसरे सिस्टम्स के ऊपर रन नहीं कर सकते, आप उसको नहीं चला सकते। तो लो लेवल लैंग्वेज में भी सेम वही काम है कि जो प्रोग्राम आप असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो मशीन डिपेंडेंट होगा, उसी सिस्टम में तो चलेगा, रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, लेकिन वो दूसरे सिस्टम्स के अंदर जो है रन एग्जीक्यूट वगैरह नहीं होगा। The control hardware of computer through knowledge is required to do so। तो साफ ज़ाहिर है आपने हार्डवेयर को कंट्रोल करना है तो आपके पास नॉलेज का होना भी ज़रूरी है। तो असेंबली लैंग्वेज जो है ये सिंबल्स बेसिकली यूज़ किए जाएंगे, तो इसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रिक्वायर्ड है। मतलब कुछ ना कुछ तो आप नॉलेज चले रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मकदार में तो आप इसको नॉलेज गेन नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी सारे सिंबल्स हैं और उन सिंबल्स को याद रखना जो है वो पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए।
The code of assembly language is very lengthy and complex to write. तो जो भी कोड हम लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज का एक पार्ट है, तो वो काफ़ी लेंथी कोड्स होते हैं जिनको राइट करना समझना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कोई छोटी सी भी मिस्टेक्स करेंगे तो आपका कोई भी कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो साफ ज़ाहिर है आप नेक्स्ट स्टेप्स पे नहीं जा सकते जब तक आप उस गलती को, उस एरर को दुरुस्त नहीं करेंगे। उसके बाद जी हमारे पास आता है हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंसान के लिए बहुत आसान है और कंप्यूटर के लिए बहुत मुश्किल है। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो इंसान राइट करता है, इंसान की ज़बान में होती है, सिंपल वो इंग्लिश के वर्ड की तरह लिखता है बनिस्बत बाइनरी कोड के और असेंबली कोड के। High level language enable a programmer to write instruction using natural language. नेचुरल लैंग्वेज से मुराद हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज ही होती है। एंड फिमिलर मैथमेटिकल सिंबल इन सीड्स ऑफ यूजिंग निमोनेक्स कोड्स। वही बात है कि जो हम इसमें जो भी प्रोग्राम हम राइट करेंगे वो असेंबली लैंग्वेज का तो होगा नहीं। साफ है, जब असेंबली लैंग्वेज नहीं होगी तो मशीन लैंग्वेज तो ऑटोमेटिक ही नहीं होगी। तो इसमें जो भी हमारा प्रोग्राम होगा वो सिंपल हम इंग्लिश में लिखेंगे और इंग्लिश को याद करना हमारे लिए बहुत आसान काम है बनिस्बत बाइनरी कोड के और निमोनेक्स कोड जो है, ख़ास तौर पे जो सिंबल्स जो हैं उनकी बदौलत। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। हाई लेवल लैंग्वेज आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, सो दिस मेक्स इट इजी टू लर्न। क्योंकि मशीन हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये इंसानी जहन के बहुत करीब है, इंसान इसको आसानी से समझ सकता है और आसानी के साथ जो है इसको वो याद भी कर सकता है। वन स्टेटमेंट इन हाई लेवल लैंग्वेज इज इक्वल टू मल्टीपल स्टेटमेंट ऑफ मशीन लैंग्वेज। इसमें जो एक स्टेटमेंट जो होती है हाई लेवल लैंग्वेज की वो काफ़ी सारी मशीन लैंग्वेज के बराबर होती है। मतलब मशीन लैंग्वेज में आपको 5 स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, तो वही स्टेटमेंट जो है आप हाई लेवल लैंग्वेज में एक लिखेंगे तो वो 5 के इक्वल हो जाएगा। Therefore, the program written in HLL is smaller than program written in low level language। मतलब कि जो एक प्रोग्राम आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो काफ़ी आपके लिए शॉर्ट होगा बनिस्बत लो लेवल लैंग्वेज में लिखने के लिए। लो लेवल में आपको ज़्यादा अल्फाज लिखने पड़ते हैं, ज़्यादा कोड लिखने पड़ते हैं, ज़्यादा सिंबल्स का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में होता है उसमें आपको सिंबल्स का इस्तेमाल बहुत कम करना पड़ता है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वी कैन नॉट डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज की मदद से हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट्स थ्रू द हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की मदद से जो है हम क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को डेवलप या कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम इसकी मदद से कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते, किसी हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर इस लैंग्वेज का क्या फ़ायदा। भाई इसका फ़ायदा ये है कि देखिए हमारे लिए तो ये आसान है ना, हम इसको राइट करेंगे और हम राइट करने के बाद क्या करेंगे, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे। मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसलेटर का काम क्या होगा, हमारी लैंग्वेज को उसने क्या करना है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है। जैसे हमारे पास ये सी लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज का जो अपना ट्रांसलेटर है वो कौन सा है, इसके पास कंपाइलर है। कंपाइलर ने क्या करना है, हमारे हाई लेवल लैंग्वेज का जो भी प्रोग्राम होगा, जो प्रोग्राम हम इंग्लिश में लिखेंगे तो वो इसको कन्वर्ट कर देगा लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर। उसके बाद जी डेफिनेशन ऑफ सी लैंग्वेज की आ रही है कि सी लैंग्वेज की तारीफ़ क्या है। सी लैंग्वेज इज़ अ हायर स्ट्रक्चर कंप्यूटर लैंग्वेज डैट कैन बी कैटेगरीज एज अ मिड लेवल लैंग्वेज। Combinations are combine the feature of high level language and low level language to enable the use and to write application as well as system software। मतलब अगर सिंपल हम कहें तो सी लैंग्वेज जो है एक ऐसी लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है जो मिक्स है, मजमुआ है दो लैंग्वेजेस का, हाई लेवल लैंग्वेजेस का, लो लेवल लैंग्वेजेस का, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, एप्लीकेशंस को डेवलप्स करते हैं, किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं।
All the instruction in C language are written in small letter because it is a case sensitive language. जो भी हम इसके अंदर कोडिंग करेंगे, जो कुछ हम इसके अंदर राइट्स करेंगे, वो सिंपल क्या होगा, स्मॉल लेटर्स होंगे। कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं होगा। जो प्री डिफाइंड फंक्शन होंगे वो ऑलरेडी हमारे पास क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स में होंगे। क्योंकि स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स जो है उन दोनों का क्या है, आपस में बहुत डिफरेंस है। स्मॉल लेटर का मतलब कुछ और होता है और कैपिटल लेटर्स का मतलब कुछ और होता है। लेकिन जो प्रोग्रामिंग होगी उसके अंदर हम स्मॉल लेटर का यूज़ करेंगे। अगर हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे तो हमारा कंपाइलर जो होगा, जब प्रोग्राम्स को वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने लगेगा तो हमें एरर मैसेज जनरेट करके देगा। ये तो इसकी डेफिनेशन थी। इसकी हिस्ट्री, सी लैंग्वेज का आगाज़ कब से हुआ। सी लैंग्वेज का अगर हम सिंपल देखें तो इसका आगाज़ जो है, सी लैंग्वेज सबसे पहले ये बी लैंग्वेज थी। 1969 के अंदर जो है इसको बनाया गया था। फिर 1970 और 72 की दहाइयों के अंदर जो है सी लैंग्वेज के ऊपर फर्दर साइंटिस्ट था दिनेश रिची, इसने इसको बेल लिबर्टीज़ के अंदर जो है इसको फर्दर डेवलप किया और इसकी मदद से उसने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करने की कोशिश की। C language was developed by Dinesh Ritchie at Bell Laboratories in early 1972 to develop the Unix operating system and run on PTP Computer Manufacturing by DEC, means Digital Equipment Corporation. उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर आता है ऐसी प्रोग्राम को लिखने का। किसी प्रोग्राम लिखने का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स आते हैं। नंबर 1 पे हेडर होता है, नंबर 2 पे मेन फंक्शन होता है और नंबर 3 पे बॉडी ऑफ प्रोग्राम होता है, जिसको हम सी स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। तो इसमें जैसे हम स्टार्ट में देखें तो हमारे पास हैश इंक्लूड है, studio.h है। उसके बाद जो है हमारे पास वाइड मेन की बात की जा रही है। उसके बाद जो है क्रूली ब्रैकेट्स यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है। उसके बाद जो है बॉडी ऑफ सी स्टेटमेंट्स या बॉडी ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स भी हम इसको कह सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है टोटल यहाँ पर 4 लाइनें हैं। पहली लाइन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये है, चौथी ये है। तो नीचे भी फर्दर उसके 4 पार्ट्स हैं। तो इन्हीं 4 पार्ट्स को जो है हम फर्दर देख लेते हैं कि इनका सब का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास पहला पॉइंट इसकी बात की जा रही है कि इसका काम क्या है। मतलब सबसे पहले हैश साइन इंडिकेट दैट इट इज़ द इंस्ट्रक्शन फॉर द कंपाइलर इटसेल्फ। इट इज़ आल्सो नॉन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और कंपाइलर डायरेक्टिव। मतलब कि कंपाइलर जो है हमारा ट्रांसलेटर जो है उसने जो मालूमात गेन करनी होती है तो सबसे पहले वो गेन कहाँ से करता है, studio.h से करता है। क्योंकि ये हेडर फाइल है जिसको हम लैब फंक्शन भी कहते हैं। क्योंकि जो हमारे सी लैंग्वेज की जितनी भी कोडिंग होती है, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इसी में सेव्स होती हैं। Include studio.h indicate the include the header file, standard input output to user program। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आता है void main फंक्शन क्या होता है। A void main indicate that it is the main function heading from where the execution start when the program run। मतलब कि void main में ये काम किया जाता है कि प्रोग्राम की जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट की जाती है और कहाँ तक जो है उसको स्टॉप किया जाता है, उसको रोका जाता है। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक्स अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे पास फोर्थ लाइन आती है। फोर्थ लाइन में ये कहा गया है कि स्टेटमेंट इन सी टर्मिनेट विद अ सेमीकोलन। कोई भी स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे सी लैंग्वेज की तो उसको हमने टर्मिनेट जो करना है वो टर्मिनेट किसके साथ होगी, सेमीकोलन के साथ होगी। जितनी भी हम स्टेटमेंट्स राइट करेंगे तो उसको हमने एंड किससे से करना है, टर्मिनेटर के साथ हम उसको एंड करेंगे। उसके बाद ये हेडर फाइल कौन कौन सी हैं सी लैंग्वेज के अंदर जो हम यूज़ करते हैं।
C language comes with a number of header file which are also known as library files or library function. काफ़ी एग्जाम्स के हमारे पास फंक्शंस हैं, लैब फंक्शन है, यहाँ पे दर्ज झैल हैं, कुछ हम इसको देख लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो है वो आ रहा है हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, जो स्टैंड फॉर है हमारे पास किसके, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के। उसके बाद कोनियो डॉट एच है जो जिसका मुकम्मल नाम है वो है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है हमारे पास। उसके बाद जो नंबर 12 पे आता है स्ट्रिंग डॉट एच, जो है इसका काम क्या होता है, स्ट्रिंग द हेडर फाइल कंटेन द डेफिनेशन फंक्शन रिलेटेड टू स्ट्रिंग सच एज, जैसे गेट्स है, पुट्स है, एस टी आर सी एम पी है, एस टी आर सी पी वाई है। तो इस तरह की जो मालूमात जो होती हैं वो इसी के अंदर स्टोर होती हैं। उसके बाद फोर्थ पे आता है मैथ डॉट एच में क्या होता है, मैथ डॉट एच header file contain the definition of function related to the mathematical such as sqr, cos, sin, power। जो मालूमात होती है मैथमेटिकल्स के जो भी फंक्शन होते हैं तो उनके लिए जो हमें लैब फंक्शन ज़रूरत होगा वो कौन सा ज़रूरत होगा, वो हमारे पास ये दर्ज है जो है ये ज़रूरत होंगे। उसके बाद जी स्टेप्स टू क्रिएट सी प्रोग्राम, कौन कौन से स्टेप्स हैं क्रिएट करने के लिए और इसको हमने कैसे कैसे जो है वो कंट्रोल करना है, इसको जो है हम फर्दर देखते हैं। First of all, we write and save the source code using IDE editor। सबसे पहले हमने क्या करना है, किसी भी कोड को हमने राइट करना है। जो पहला हमारा काम होगा, हमने क्या करना है, कोई भी कोड राइट करना है और उसको हमने क्या करना है, सेव करना है। उसके बाद आफ्टर राइटिंग कोड इट हैज़ टू ट्रांसलेट into machine code, so it be compiled by pressing Alt plus F9। उसके बाद जी आफ्टर कंपाइलिंग द कंपाइलर शो द लिस्ट ऑफ एरर इफ इट हैज़ एनी सिंटैक्स एरर in the program, otherwise it's create an object file having the extension .obj। उसके बाद हमने क्या करना है, उसको सोर्स कोड जो हमने लिखा हुआ होगा उसको हमने ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना है। उसके लिए जो शॉर्ट की जो होगी वो Alt plus F9 होगी। अगर उसके अंदर कोई एरर्स है तो हमें एरर्स शो होगा, अदरवाइज एरर्स नहीं है तो फिर कोई भी एरर जो है हमको शो नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 के अंदर पॉइंट नंबर 4 जो है इसमें क्या कहा जाता है, फाइनली वी लिंक द ऑब्जेक्ट फाइल बाय प्रेसिंग कंट्रोल F9। उसके बाद हम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम कंट्रोल F9 जो है इसको हम प्रेस करेंगे। उसके बाद वी कैन सी द आउटपुट स्क्रीन बाय प्रेसिंग Alt plus F9। कोई भी हमने आउटपुट व्यू करनी है, देखनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Alt plus F9 जो है हम इसको प्रेस करेंगे। हाँ, उसके बाद जो है हमारे पास तीन मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन जो हैं वो आ रहे हैं, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिंट एफ फंक्शन। क्या है, नाम से ज़ाहिर है प्रिंट करेगा। प्रिंट एफ फंक्शन इज़ अ आउटपुट फंक्शन दैट इज़ यूज टू डिस्प्ले द डाटा ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। मतलब इसका काम क्या है, प्रिंट एफ लिखा हुआ और उसके बाद जो है ब्रैकेट्स का इस्तेमाल है। ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि इसके अंदर हमने अपने आर्गूमेंट्स लिखने हैं जिस चीज़ को हमने प्रिंट आउट करवाना है। क्लियर फंक्शन है, क्लियर का काम क्या है, इसने क्या करना है, एक प्रोग्राम आपने राइट कर लिया, उसकी आउटपुट
प्रोग्राम। अब नेक्स्ट आप दूसरा प्रोग्राम राइट कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि प्रीवियस प्रोग्राम जो है उसकी आउटपुट जो है वो भी रिमूव हो जाए, शो ना हो, तो आप क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ करते हैं। क्लियर स्क्रीन फंक्शन इज यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन कंसोल डॉट हेडर फाइल। मतलब कि इसकी जो मालूमात होती है वो हमारे पास किस में होती है, कोन्यू डॉट एच में होती है, जिसको हम कंसोल डॉट एच भी कहते हैं। उसके बाद स्कैन एफ फंक्शन हमारे पास आता है। स्कैन एफ फंक्शन इज यूज्ड to input function, that is to get value from the keyboard and store it into variable during the execution of program। scanf function मतलब scanf function में क्या किया जाता है, कोई भी प्रोग्राम है उसमें हमने कोई वैल्यू कट करनी है यूज़र से, तो वैल्यू को कट करने के लिए हम क्या करते हैं, scanf फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। can read the value of any possible variable type। जैसा कि हमारे पास इंट है, फ्लोट है एंड करेक्टर है, तो इनकी कोई भी मालूमात हमने गेट करनी है तो मालूमात गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्कैन एफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जी फंडामेंटल ऑफ सी लैंग्वेज में कुछ और पॉइंट्स हैं। इसमें नंबर 1 पे हमारे पास कॉन्स्टेंट आता है। कॉन्स्टेंट आर द क्वालिटीज़ whose value do not change during the execution of program। कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो वैल्यूज़ होती हैं जो प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं चेंज नहीं होते। दो टाइप्स हैं इसकी, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट है और करैक्टर कॉन्स्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट आता है। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट क्या है, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट आर डिजिट दैट मे और मे नॉट हैव एनी डेसिमल पॉइंट। न्यूमेरिक वो होते हैं जिसके अंदर कोई भी मतलब कि हमारे पास नंबर्स होते हैं और उन्हीं नंबर्स के अंदर जो हैं पॉइंट्स भी हो सकते हैं, इशारे निज़ाम भी हो सकता है। द रूल्स ऑफ क्रिएटिंग न्यूमेरिक कांस्टेंट आर मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिजिट। इसका रूल्स ये है कि इसमें एक डिजिट्स हो सकते हैं, स्पेस अलाउ नहीं होगी इसके अंदर, कोमा हो सकता है और एनी अदर स्पेशल सिंबल आर अलाउड। कोई ख़ास सिंबल जो है, कोमा हो सकता है, ग्रेटर की साइन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, वो अलाउड है। करैक्टर कांस्टेंट आते हैं, आर कांस्टेंट दैट कैन नॉट बी मैथमेटिकली मैनिपुलेट। इसके अंदर मैथमेटिक्स के फंक्शन यूज़ नहीं होंगे। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको फर्दर जो है हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो है वो आ जाता है करैक्टर, और नंबर 2 पे जो है हमारे पास स्ट्रिंग है। सबसे पहले हम करैक्टर को देखते हैं। अ टाइप ऑफ डाटा हैविंग सिंगल लेंथ एंड मस्ट बी इनक्लोज्ड with single inverted commas, a digit from 0 to 9, and uppercase letter from A to Z and lowercase letter from A to Z, and must punctuation symbols such as semicolon, commas, et, and special symbols such as यहाँ पे हमारे पास है प्लस है, माइनस है, ग्रेटर है, लेस है, इनके नाम पे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो करैक्टर अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि सिंबल जो होते हैं सिंगल लेंथ होती है, इसके अंदर कोई डुप्लीकेट वर्ड या डुप्लीकेट लेटर जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे हमारे पास सिंपल जो है वो ए है, सिंपल हमारे पास बी है, सिंपल हमारे पास सी है, तो ये अल्फाज क्या कराते हैं, करैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे सिंपल हमारे पास ज़ीरो है, वन है, टू है, थ्री है, तो ये सिंपल हमारे पास क्या कराते हैं, करैक्टर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से कोई एक अलामत है, प्लस की अलामत है, कोई माइनस की अलामत है, तो ये सारी अलामतें हमारे पास क्या कहलाती हैं, करैक्टर्स कहलाते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग्स क्या है, सीक्वेंस और कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर इज सेड टू बी स्ट्रिंग। इट इज़ अ टाइप ऑफ डाटा हैविंग वेरिएबल लेंथ। अब जो स्ट्रिंग जो होता है ये दो या दो से ज़ायद करैक्टर्स का कम्बिनेशन होता है। जैसे मैं कहता हूँ ए बी है, जैसे ये मेरे पास क्या एक स्ट्रिंग है, मैं जैसे कह देता हूँ सी डी है, तो ये क्या मेरे पास एक स्ट्रिंग है। इस तरीके से मैं कह देता हूँ सी वन है, इस तरीके के बाद मैं कह देता हूँ कि सी ए है, तो ये सारे अल्फाज क्या कहलाते हैं, स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। उसके बाद जी वेरिएबल्स क्या हैं। अ वेरिएबल इज़ नथिंग बट अ नेम given to a storage area that our program can manipulate. Each variable in C has a specific type which determine the size, layout of variable memory। वेरिएबल जो होता है, ये होता तो ख़ास तौर पे कुछ नहीं है, लेकिन ये किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए
जो हम उस वैल्यू का कोई वेरिएबल बनाते हैं, उसको कोई नाम देते हैं, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि एक मेमोरी है, उसका नाम मैंने ए रखा हुआ है, और उसके अंदर जो है एक मेमोरी बनेगी और वैल्यू जो है उसके अंदर जो है वो 10 स्टोर पड़ी है। तो इट मीन्स यहाँ पे ए जो है मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल डिक्लेयर क्या होता है, कोई भी वेरिएबल है उसको कोई डाटा टाइप्स देना, तो इट मीन्स आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। तो इसकी बात मैं कुछ इस तरह से आपको बताऊंगा कि जैसे मैं एक वैल्यू लेता हूँ इंट की, इंट मैंने लिया और इसको मैं वेरिएबल दे देता हूँ ए। तो इट मीन्स ये इंट ए मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। तो इट मीन्स जो ए जो है इसको मैंने जो टाइप्स दी है इंटीजर्स की, तो इट मीन्स मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। यहाँ पर भी यही है, सी इज़ अ स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज और वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर वी कैन यूज दैम इन सी प्रोग्राम। डिक्लेयर वेरिएबल टेल द कंप्यूटर द नेम ऑफ वेरिएबल एंड इट्स डाटा टाइप्स। तो यहाँ पे ये नेम है और ये इंट जो है ये इसकी डाटा टाइप्स है। वेरिएबल इनिशियलाइज क्या होता है, अब जो डिक्लेयर है वेरिएबल को जब आपने डिक्लेयर किया, अब डिक्लेयर करते वक्त जब आप उसको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो इट मीन्स आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। मैंने लिखा इंट ए और ए को मैं वैल्यू दे देता हूँ 10 की, तो इट मीन्स ये वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया है। तो मतलब जो वैल्यू मैंने ये 10 जो है किसको दी है, ए को दी है। तो इट मीन्स 10 जो है ये ए की वैल्यू है और ए की जो डाटा टाइप जो है वो हमारे पास क्या है, इंटीजर है। Variable are initialized with a equal sign followed by the constant expression. The general form of initialize is, सबसे पहले वेरिएबल नेम होगा, इक्वल साइन, उसके बाद कोई वैल्यू होगी। यहाँ पर देखें जैसे इंट डी इज इक्वल टू 3 है, एफ इज इक्वल टू 5 है, इस तरीके से कोई भी और भी दूसरी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज कहलाती हैं। डिक्लेयर में यही होता है कि वेरिएबल को कोई डाटा टाइप्स देना, इंट ए जैसे आपने लिखा। उसके बाद इनिशियलाइज में ये होता है कि आप उसी जो आपने वेरिएबल लिया हुआ है उसको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे आपने इंट ए इज इक्वल टू लगा के आपने उसको 10 दे दिया है, 5 दे दिया, तो इट मीन्स आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है। लास्ट में हमारे पास ये एक एग्जांपल आती है, इसको आप देखें तो वही एक पूरा प्रोग्राम है। सबसे पहले हमने स्टूडियो का इस्तेमाल किया, कोनियो का इस्तेमाल किया, हेडर फाइल्स हैं। उसके बाद वाइड मेन जहाँ से हमारे प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन स्टार्ट है, यहाँ से ब्रैकेट्स यूज़ की। उसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ है इंट ए और बी। इंट ए और बी का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया। इंट सी जहाँ पे भी हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ, फ्लोट एफ में भी डिक्लेयर किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्लियर स्क्रीन फंक्शन आपको यूज़ किया जा रहा है। क्लियर स्क्रीन का मतलब ये है कि यहाँ पे जब आपका कंपाइलर आएगा तो यहाँ पे वो चेक करेगा कि जो प्रीवियस प्रोग्राम्स आपने चलाया हुआ है उसकी आउटपुट रिमेन है, बाकी है, तो इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब इस लाइन में देखें ए इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। ए इज इक्वल टू 10 का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे ए को वैल्यू 10 असाइन कर दी है, बी को 20 असाइन कर दी है और सी को आपने ए प्लस बी करके दे दी है। और प्रिंट एफ में आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ पीछे हमने देखा कि आप यहाँ पे वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं, किसकी, सी की वैल्यू को आप प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद नीचे एक दूसरा है एफ इज इक्वल टू 70.03 ओवर 3.0, और नीचे जो है आप उसी एफ़ की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट आउट करवा रहे हैं। और उसके बाद जो है आप एंड के अंदर इसको डेलीमीटर्स यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे स्टार्ट में डेलीमीटर यूज़ किया और जहाँ पे एंड में यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका पार्ट जो है यहाँ पे क्लोज़ हो जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, सी के स्टेटमेंट्स कहते हैं या सी की बॉडी भी कहते हैं। और ये स्टार्ट वाला हिस्सा जो है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास हिस्सा क्या कहलाता है, सी हेडर्स का कहलाता है, जिसको हम लैब फंक्शन भी कहते हैं। और यहाँ पे एक मैं लाइन लगा रहा हूँ और ये वाली लाइन जो है ये वाइड मेन, जहाँ से हमारे प्रोग्राम्स की एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो है वो क्या होती है, यहाँ पे स्टार्ट होती है। सो
इट इज़ अबाउट द बेसिक सी लैंग्वेज। बेसिक आज हमने देखी सी लैंग्वेजेस की, कि सी लैंग्वेज कैसे स्टार्ट की जाती है और इसको कैसे राइट किया जाता है। इसकी हमने लैंग्वेजेस की कुछ टाइप्स देखी, उसके बाद फिर हम सी लैंग्वेज के ऊपर है उसकी हमने हिस्ट्री देखी, प्रोग्राम को कैसे राइट किया जाता है, उसको कैसे रन किया जाता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हाई लैंग्वेज को लो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, को उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है, इनिशियलाइज कैसे होता है। तो सारा प्रोग्राम्स जो है हमने यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ भी उसको देखा। आई होप कि आप लोगों को जो है सी लैंग्वेज की जो बेसिक चीज़ें जो है वो समझ लग गई होंगी। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो मतलब कि सी लैंग्वेज को जो लोग समझना चाहते हैं तो वो इसको आसानी के साथ जो है वो समझ सकते हैं। अगर किसी किस्म की कोई किसी को क्यूरी है या किसी पॉइंट से किसी को समझ नहीं लगी तो वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोई अच्छे टॉपिक्स के साथ जो है फिर हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।